नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो में बात हरियाणा की हम कर चुके हैं, जिसके चुनाव नतीजे आज आए, उम्मीद से अलग आए। एग्जिट पोल जो बता रहे थे उससे काफी अलग आए। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। हालांकि 2019 में बहुमत हासिल नहीं किया था, सरकार बनाने में कामयाब रही थी 40 सीटों के साथ। इस बार पूर्ण बहुमत अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। ये पहला मौका है हरियाणा राज्य बनने के बाद, 50 सालों में पहला मौका है, 57 सालों में बल्कि, जब किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने लायक जनादेश हासिल किया है। एग्जिट पोल हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, तमाम सारे लोग जिनमें हम भी शामिल हैं, उस हवा को भांपने में नाकाम रहे जो हवा जमीन पर थी, हरियाणा में थी। हरियाणा के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये बात किसी को समझ में नहीं आई। और हरियाणा में एक बार फिर कांग्रेस उम्मीद जगाने के बाद अपने कार्यकर्ताओं में, कैडर में, नेताओं में और तमाम मीडिया में और बाकी लोगों में सत्ता से दूर रह गई है। क्या कारण रहे हैं, इस पर हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की। विनोद महिला साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो चर्चा आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं कैपिटल हेडलाइंस पर। अभी हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां उम्मीदों का एक नया सवेरा हुआ है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव वहां पर हुए। 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव हुए। यूटी जब से बना है जम्मू कश्मीर, तब से ये पहली बार चुनाव हुए। 90 कुल सीटें हैं, परिसीमन भी हुआ था। 43 सीटें जम्मू क्षेत्र में, 47 सीटें घाटी क्षेत्र में, कुल मिला के 90 सीटें, बहुमत के लिए 46 सीटें। और एक गठबंधन जो बना था चुनाव के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, उसने, गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। और जम्मू में जैसी उम्मीद की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहने की उम्मीद थी, वही उम्मीद सच साबित हुई है। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन में जीती हैं। श्रीनगर और घाटी के जिन तमाम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। घाटी में कमल नहीं खिल पाया। उम्मीदें जरूर थी भारतीय जनता पार्टी को। 19 उम्मीदवार घाटी क्षेत्र में खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वहां कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जम्मू क्षेत्र में भरपूर कामयाबी मिली है। जो भारतीय जनता पार्टी की 2018 तक सहयोगी पार्टी थी, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी। हम बात कर रहे हैं पीडीपी की। पीडीपी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। 2 या 3 सीटें पीडीपी ने हासिल की हैं। कभी वो नंबर 2 दिख रहा है, कभी वो 3 नंबर दिख रहा है। थोड़ी देर में टैली पूरी क्लियर हो जाएगी कि 2 सीटें हासिल की है या 3 सीटें हासिल की है। आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में बुरी तरह फ्लॉप रही, उसने 1 सीट जरूर जम्मू कश्मीर में जीत ली है। तो ये कंसोलेशन आम आदमी पार्टी के लिए है कि अपना खाता आम आदमी पार्टी खोलने में कामयाब रही है। सीपीएम ने भी 1 सीट जीती है और 7 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जिनकी उम्मीद की जा रही थी। बहुत से लोग उन्हें प्रॉक्सी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। ये संख्या अगर बढ़ती और भारतीय जनता पार्टी 29 से 32 सीट के ही अनुमान लगाए जा रहे थे, तो 29 सीटें जीतने में कामयाब रह गई है, हो गई है। अगर 48 से पीछे रहती, 44-45 तक गठबंधन रहता एनसी और कांग्रेस का, तो शायद एक दिलचस्प उम्मीद, जिसके बारे में हम कल रात बात कर रहे थे अपने नियमित गेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब से, तो वो स्थिति बन जाती। लेकिन वो स्थिति बनी नहीं। तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। नतीजे के बाद बात हो रही है, अब आप दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली में भी आपका स्वागत है। हरियाणा पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हरियाणा पर आपसे चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीछे रह गई है हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत जश्न की उम्मीद जम्मू कश्मीर को लेके हो सकती है। जो जलेबी हरियाणा के लिए मंगाई गई थी, कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के नाम पर खा सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस का ओवरऑल प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में देखें, तो वो भी बहुत गर्व करने लायक नहीं है। कुल 6 सीटें, पूरा जोर लगाने के बाद भी केवल 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनका एक दमदार प्रदर्शन रहा है, और उस दमदार प्रदर्शन के बदौलत एक जो सरकार बनने की सूरत बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, वो सूरत वहां दिख रही है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। देखिए वात्सल जी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था और एग्जिट पोल जो है उसके अनुकूल ही रिजल्ट है घाटी ये कश्मीर में। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, पिछले 4 वर्षों में वहां के एलजी साहब ने जितना बढ़िया काम किया है,
उसका सामने देखिए रिजल्ट भी इस चुनाव में आया। रिजल्ट इन द सेंस ये आया कि हालांकि 3 फेज में लोगों ने चुनाव करवाया, एक फेज में भी करवाया जा सकता था और कहीं किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। पहले भी हम लोग सुनते रहे हैं कि कोई अगर समस्या रहती थी तो एलजी साहब उसको पूरी प्रमुखता से पूरी तवज्जो देते थे और उसका समाधान निकालते थे। जैसे एक बच्चे का स्कूल का बोझ का जो था सवाल, उन्होंने 4-5 घंटे के अंदर उसकी समस्या का समाधान पूरे प्रदेश में निकलवाया। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक बढ़िया प्रशासक के रूप में और बड़ी प्रॉम्प्टली उन्होंने काम किया। इसका फायदा मुझे पता नहीं बीजेपी को क्यों नहीं, हालांकि बीजेपी भी स्ट्रांग रही है। एक घाटी में तो चूंकि धर्म जात की राजनीति तो इस देश में है ही, उसका असर है, घाटी में उसका नहीं हो पाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी मार ले गया। और ये एक बड़ी बात है, एक तरफा हुआ। पीडीपी बहुत कुछ कर नहीं पाई, 4 सीटें मिली है पीडीपी को, लेकिन कर नहीं पाई जो चाहिए था, जितनी उन लोगों की पहुंच है कश्मीरी लोगों के बीच में। और एक बात और है, पीडीपी माना जाता है हार्डकोर, वो पाकिस्तान का भी समर्थक माना जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि पूरे कश्मीर के लोग जो है मुस्लिम लोग कश्मीर वो पाकिस्तान के समर्थक है, लेकिन ये बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का समर्थक है पीडीपी तो वो औंधे मुंह गिरी। यहाँ के जो इस देश के जो समर्थक हैं उन्हीं लोगों को पब्लिक वहां की जिताई और फेयर इलेक्शन हुआ। सारे लोगों ने पूरे उत्साह के साथ वोट दिया, काफी परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज रहे हैं। ये बड़ी सुखद है कश्मीर के लिए। मुझे लगता है एलजी अभी चूंकि वहां व्यवस्था भी है, एलजी रहेंगे और जहां भी नेशनल टेरिटरी की बात रहती है एलजी की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। तो मुझे लगता है कि वहां के लोकल लोगों के इन प्रतिनिधियों के माध्यम से और एलजी के जो नुमाइंदा होते हैं भारत सरकार के, इन लोगों के माध्यम से अच्छा कुछ होने वाला है कश्मीर में इस चुनाव के बाद। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने एलजी साहब की बात की, केंद्र सरकार की कोशिशों की बात की, और ये पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, किसी ने इस चुनाव प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाया, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। विदेशी डेलीगेशन यहां पर आया, जहां पर अमेरिका, कनाडा, तमाम देशों के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे, कई देशों के, पूरी दुनिया के, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सारे सब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव वहां थे। सबने बड़ी तारीफ की, कोई बाइकाट का कॉल नहीं, कोई किसी तरह का हिंसा नहीं दिखी। रात में 12 बजे तक प्रचार हुआ। बहुत अच्छी बात आपने ये मुद्दे की रखी और निश्चित तौर पर लोग बदलाव एक महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। और जो जहां पर मजबूत है, निश्चित तौर पर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता अगर और कैंडिडेट उतारे जाते। घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 19 उम्मीदवार उतारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं, डॉक्टर साहब, हमें गौर करना होगा, वहां एक लंबा जुड़ाव है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब, जिनको माना जा रहा है कि अब चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कह दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी का, वो कनेक्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 1980 में ये पार्टी बनी है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है और जो असर वहां दिखाई दिया, वो अपने आप में पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाला होगा। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का जो मुख्यालय है, जहां भी आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहां पर आए थे और उन्होंने बातचीतें की, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को खास तौर पर आभार जताया कि जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज है जीता कौन हारा कौन, उससे ज्यादा बड़ी चीज है जम्मू कश्मीर में तमाम तरह के जो एलिगेशन पाकिस्तान की ओर से लगते थे, उन सभी को जम्मू कश्मीर की आवाम ने, और ये चुनने का अधिकार, तो किसको वो चुनना चाहते हैं, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, किस पार्टी को चुनना चाहते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू क्षेत्र में उस तरह की कामयाबी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी को घाटी में नहीं मिली, लेकिन नंबर 1 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो नंबर 2 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और ये मैसेज बड़ा क्लियर है। और जम्मू कश्मीर ने कम से कम ये जरूर बता दिया है कि वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। और कैपिटल हेडलाइंस ने जब एलजी साहब से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग, घाटी के लोग समझ चुके हैं कि उनका भविष्य भारत के साथ है। और ये साफ दिखा भी डॉक्टर साहब। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हमें भी याद है जब एलजी साहब से आपने बात किया था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि लोकसभा में काफी संख्या में लोग आए और लोकसभा से ज्यादा विधानसभा के चुनाव में वोटर टर्नअप हो गए। और ये देखने को मिला वात्सल्य जी, मैंने देखा तस्वीरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, पुरुष की सिर्फ नहीं बल्कि महिलाओं का भी, और बड़ी शांति से लोगों ने वोट किया। ये बड़ी सुखद बात है कश्मीर के लिए। अन्यथा कश्मीर के बारे में जितनी भयावह स्थिति थी कि पता नहीं क्या होगा, आतंकवादी कहां बम फोड़ेंगे, क्या करेंगे, डिस्टर्ब होगा, लेकिन नहीं, लोकतंत्र के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। देखिए वात्सल जी, कोई जीते कोई हारे, यहां पर लोकतंत्र जीता है। वहां यहां जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास, अदरवाइज कश्मीर में पहले लोग लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं करते थे, वोट का बैकआउट करते थे, वोट का लोग बैकआउट करते थे। लेकिन मुझे ख्याल पड़ता, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जो पंचायतों का चुनाव है उसमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मैंने बगैर देर किए हुए सारे अधिकार उन लोगों को डिलीबरेट कर दिए, मेरे तरफ नहीं रह गया, सब अधिकार दे दिए। और जरूर इसका असर इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव पर पड़ा। और इतने शांति तरीके से और पूरे उत्साह से, ये खास बात है कि कश्मीर में चुनाव के प्रति लोगों में काफी उत्साह था, क्योंकि बीच में एक टर्म चुनाव नहीं हुआ, 10 साल पे चुनाव हो रहा था। तो ये बात थी, लोगों के अंदर ललक थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, और लोगों ने बखूबी किया, पूरे उत्साह से किया। ये मेरे जैसे जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये बहुत सुखद अनुभूति देता है। हार जीत पार्टियों का अपने अपने जगह पर है, लोकतंत्र की जीत सबसे प्रमुख जीत है। और इस भारत में जमहूरियत की, चूंकि कश्मीर जिस रास्ते पे जा रहा था वो बड़ा दुखद था, वो लौट आया है सुखद रास्ते पर, ये सबसे बड़ी बात है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से हमारे साथी यशपाल शर्मा, उनसे भी मैं बात करूंगा, उनसे भी वहां जमीन की स्थिति को समझूंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हुई है। बड़ा झटका लगा था लोकसभा चुनाव में जब हार गए थे उमर अब्दुल्ला साहब, बहुत झटका लगा था बहुत से लोगों को, उनकी पार्टी के लोगों को, उनके कैडर को, उनका भी आत्मविश्वास कहीं ना कहीं से हिल गया था। 2 सीटों से, गांधरबल से और एक और सीट से वो चुनाव लड़े, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। दोनों सीटों से न केवल वो जीते, दूसरी बात है कि उनकी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, 42 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और उसी के सहारे कांग्रेस की भी थोड़ी सी नैया पार लगी है, वरना कांग्रेस का तो दिन बड़ा खराब है। मंगल को मंगल की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के लिए तो आज कोई मंगल की बात हुई नहीं है। उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने 2 सीटों से खुद भी जीत हासिल की, उनकी पार्टी ने 42 सीटों से जीत हासिल की। और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, कभी कभी वो शेकी लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को फोकस रखा था, लेकिन एक कनेक्ट उनका जो उम्मीद वो कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार के प्रदर्शन को अगर आप याद करेंगे, 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उनकी पार्टी सिर्फ 14 सीटें जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव जिसका हमने जिक्र किया 4-5 महीने पहले हुए थे, उस समय बिल्कुल पस्त हो गए थे, खुद भी हार गए थे। इंजीनियर रशीद ने उनको चुनाव में हरा दिया था। इंजीनियर रशीद अभी तुरंत उनको जमानत मिली और वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। तो कभी कभी शेकी नजर आते थे उमर अब्दुल्ला, उनकी पार्टी शेकी नजर आती थी, लेकिन नतीजों से उनको एक नया बूस्ट मिला होगा और उनकी भी जो आस्था है लोकतंत्र में और मजबूत हुई होगी जम्मू कश्मीर के लिए, वो भी एक अच्छे विजन के साथ, क्योंकि एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है उनके लिए,
तो वो भी कुछ करके दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अब तो एक कंपटीशन हो जाना चाहिए कि केंद्र सरकार ने 4 साल में स्थितियों को बदला है, एलजी साहब ने बदला है, तो अब उमर अब्दुल्ला साहब के पास मौका होगा। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आज सुना है, पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से तालमेल करके और प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने बात की केंद्र सरकार से तालमेल करके, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे सूझबूझ वाले और अनुभव वाले लोग हैं दोनों पिता पुत्र, और हैं भी, पहले भी बीजेपी के सरकार में हो रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपस में है, तो मुझे लगता है कि दोनों मिलकर के अच्छा चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं यशपाल जी, यशपाल शर्मा साहब, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं कि आखिर उनके प्रदेश की बात है। हम उनके प्रदेश में थे 7-8 दिन चुनाव के दौरान, जो हमने महसूस किया था वो जनता को बताया था, जो हमने देखा रिजल्ट कमोबेश वैसे ही आए हैं। हम और आप लगातार बात करते रहे। अब यशपाल जी से पूछ लेते हैं, जब रिजल्ट आ गया है तो यशपाल जी क्या कहेंगे? जी वसर जी नमस्कार। नमस्कार यशपाल जी। यशपाल जी मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्ते शर्मा जी। जी जी, खासकर मैं एनसी के मेरे मित्र, मैं अपना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और अब्दुल्ला को भी बधाई देना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। और कश्मीर और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सभी को नमस्कार बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं, और खासकर जम्मू रीजन के मैं पूरी जनता को दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। 10 साल के बाद धन्यवाद। धन्यवाद तो ठीक है, ये बताइए कि जम्मू में क्या यही प्रदर्शन की आपको उम्मीद थी, या और ज्यादा सीटों की आपको उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को? और दूसरा, घाटी में कमल क्यों नहीं खिल पाया? कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कत रही? बासाले जी, जम्मू में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो थी 35 से 36 सीटों की। हमारी पार्टी हाईकमान से कुछ टिकट वितरण में या कुछ हमारे से कमियां रह गई, जिससे हम 5-6 सीटें पीछे रह गए। और कश्मीर में हमें बहुत उम्मीद थी, मगर उसका हमें समय लगेगा कि हम उस हद तक पहुंचेंगे कि हम कश्मीर से भी अच्छी सीटें निकाल सकें। ये मेरा मानना है। यशपाल जी, ये भी बताइए कि आपके तो प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए, रैना साहब, बड़ी उम्मीदें थी उनसे और पूरे देश की निगाह उनके ऊपर थी, उनके साथ क्या खेला हुआ? बादशाह जी, बात ऐसी है, प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो पूरे प्रदेश को देख रहे थे, और खाली जम्मू कश्मीर यूटी को नहीं देख रहे, लद्दाख को भी देख रहे थे। और पूरे क्षेत्र में वो बिजी होना, मतलब व्यस्त होने की वजह से अपने क्षेत्र में थोड़ा कम समय दे पाने की वजह से मुझे लगता है ये हमें नुकसान हुआ। अच्छा, वो सबको देख रहे थे, बस खुद को नहीं देख पाए, और कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सीट को नहीं देखा, तो उनको झटका लग गया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक जानकारी मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि आज की तारीख में आप देखें जम्मू कश्मीर में, आपने खुद जिक्र किया कि 3 चरण में जो चुनाव हुए उनको 1 चरण में भी कराया जा सकता था, न कोई बाइकाट का कॉल था, न कोई बंद का कॉल था, न किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। रात 12 बजे तक चुनाव प्रचार होता रहा। अलगाववाद की बातें अब नहीं होती हैं, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। ऐसे समय में सरकार बनने जा रही है जब कमोबेश चीजें बहुत पटरी पर नजर आती हैं। पर्यटन, जैसे पिछले साल 2 करोड़ 12 लाख या 11 लाख लोग वहां पहुंचे, अभी भी पर्यटन की स्थितियां ठीक हैं। अब उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उनकी पार्टी को बहुमत मिला है, तो सरकार तो वो बनाएंगे। जब इंजीनियर रशीद ने एक सुझाव दिया था कि जब तक स्टेटहुड ना मिले तो हमें सरकार नहीं बनानी चाहिए, यानी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियों को सरकार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो प्रपोजल ये लोग खारिज कर चुके हैं। चुनाव में जीत मिली है और अब सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा
क्या उनका एजेंडा होगा, किस तरह की सरकार बनेगी, किस तरह की सरकार चलेगी, किन प्रायोरिटी पे वो काम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में? सरकार चलेगी और कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। इंजीनियर रशीद की रास्ते नहीं चलेंगे ये लोग, है ना। ये जरूर बात है कि विधानसभा एक प्रस्ताव जरूर मेरे ख्याल से पारित करेगी कि कंप्लीट स्टेटहुड का हमको दिया जाए। मांगना भी चाहिए, गलत क्या है, पहले से स्टेट था। लेकिन और हालात भी अगर अच्छे बन रहे हैं, जो पिछले 4 साल में मेहनत करके एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा जी ने बनाया है कश्मीर का स्थिति, तो हालात तो बहुत सुंदर है। ये इस इलेक्शन में देखने को मौका मिला। और अब मेरे ख्याल से अगर वहां लोकल लोगों की सरकार है, कश्मीर के लोगों की सरकार है, तो लोग चलाना जरूर चाहेंगे कि बढ़िया से चले, ताकि वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन हो। आखिर लोकल लोगों का यही शिकायत रहता है कि सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है। तब तो कंप्लीट रूप से भागीदारी रहेगी। और अगर भारत सरकार देखेगी आगे कि ना सही रास्ते है, तो कंप्लीट स्टेटहुड का दिया भी जा सकता है। और मेरे ख्याल से इन लोगों का पुराना है भी संबंध, बीजेपी और एनसी का बहुत अच्छा संबंध है। तो मैं आपसे दूसरी बात समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब, मैं आपसे दूसरी बात समझना चाहता हूं। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि अब स्थितियां नॉर्मल हो गई हैं बहुत सी चीजों में। अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें तो वो नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गया है। और वो जो पुरानी एक इमेज थी, जो डर लगता था, जो घबराहट होती थी, जो पूर्व गृह मंत्री ने बात की थी शिंदे साहब ने कि लाल चौक जाने पर डर लगता था, डल झील में जाने में डर लगता था। हम तो खुद अभी वहां पर एक हफ्ता बिता कर आए हैं और देखा कि वहां बाहर से आए हुए तमाम लोग, और हमारी तमाम सारी रिपोर्ट्स हैं जो लोगों ने हमें बताया है, वो कोई भी कैपिटल हेडलाइंस पे जाके देख सकता है। एक विस्तृत कवरेज हमने वहां पर की, जम्मू से भी की, घाटी से भी की, लोगों से बात की, लोकल लोगों से बात की, बाहर से आए हुए टूरिस्ट से बात की, तो माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार की प्रायोरिटी अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि लोग काम धंधे में लग गए हैं, रोजगार में लग गए हैं, जो कॉल्स आते थे वो बंद हो गए। पाकिस्तान खुद अपनी दिक्कतों में फंसा हुआ है, हालांकि वो जाकिर नायक जैसे लोगों को रेड कारपेट बिछा रहा है, बुला रहा है, लेकिन कश्मीर का आदमी समझ चुका है। कश्मीर की आम आवाम, चाहे घाटी हो या जम्मू के लोग हो, जम्मू कश्मीर में एक विकास की भूख जाग गई है। और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुए उसके बाद, और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, तीनों के नतीजे कमोबेश अलग अलग आते रहे हैं, लेकिन एक भूख है। वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इमेज को अपने स्टेट की बदलना चाहते हैं। तो जो सरकार आई है, जिसको उन्होंने वोट दिया है, और जो अब सरकार बनने जा रही है, उसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस तरह से आगे चीजें बढ़नी चाहिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे वात्सल जी कि अगर कम आएगा बहुमत में, थोड़ा हेरफेर रहेगा, तो 5 जो नॉमिनेट होंगे उससे विवाद हो सकता है। लेकिन आज का जो रिजल्ट है वो विवाद रहित होने वाला है, शासन प्रशासन आगे चल करके। इसलिए सिर्फ विकास की बात होगी, किसी तरह की विवाद की बात नहीं होगी, जो मैं समझता हूं। और मुझे जो लगता है, भारत सरकार भी चाहेगी कि विकास की गति तेज हो, इसलिए सब हर संभव मदद भी करना चाहेगी भारत सरकार। और अब कश्मीर के लोगों के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, वो लोग भी इसमें तेजी से, जो इतने दिनों तक कुछ छूट गया है, उन चीजों को आगे लाएंगे और विकास की गति तेज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात वहां होगी, दूसरी कुछ नहीं। जी बिल्कुल। और जो एलजी साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि कोई भी सरकार होगी उसकी 3 प्रायोरिटी हो सकती हैं: पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट। अगर कोई भी सरकार इन मुद्दों पर बात करेगी तो हम उसका समर्थन जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और आपने केंद्र सरकार की बात की, निश्चित तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब जो प्रायोरिटी लिस्ट लेकर कोई भी सरकार काम करती है, उसमें आपके हिसाब से आप जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो पुराने अतीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी जमाने में एनडीए का हिस्सा रह चुकी है, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी खुले दिल से इनको बधाई दी है। तो वो स्थिति मैं समझना चाह रहा हूं कि अब सरकार जो बनने जा रही है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या होगा। देखिए, उमर अब्दुल्ला स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है,
उमर अब्दुल्ला, और वो आदमी सीधे काम करेगा। ये ठीक बात है, पीस, प्रॉस्पेरिटी और ये जो है डेवलपमेंट, ये बात है और यही होगी। जब कश्मीर में पीस रहेगा, ये वहां पर पर्यटन उद्योग सबसे महत्वपूर्ण चीज है कश्मीर के लिए। पीस रहेगा तभी पर्यटक जाएंगे वहां, इसलिए पीस तो जरूरी है ही, तब पर्यटक आएंगे और तभी कुछ कश्मीर के विकास में योगदान मिलेगा। और फिर दूसरे क्षेत्र में और भी जो क्षेत्र खोज रहे होंगे लोग, सुनते वहां बैटरी के लिए लिथियम वगैरह और कहीं कहीं कुछ चीज ऐसे मिल रहे हैं जिसका उद्योग बढ़ सकता है। होटल इंडस्ट्रीज, पर्यटन से जो जुड़े रहते हैं, ट्रेवलिंग, बहुत सारे चीज हैं जो मौका देगा प्रदेश को आगे बढ़ने में, विकास करने में। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी काम हो सकते हैं कल होकर के। अगर वहां बड़े बड़े एमएनसी के कंपनियां रहें तो वहां का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में काम करने के लिए बहुत बढ़िया है, उसका भी बढ़ सकता है। तो विकास का संभावना है। यही आपसे समझना चाह रहा हूं। जो मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे एलजी साहब ने भी बताया था, हमारे साथ बातचीत में बताया था कि निवेश के लिए जो निवेश करती हैं कंपनीज या बाकी लोग, निजी लोग निवेश करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी जगह आज की तारीख में जम्मू कश्मीर बन चुकी है। और जो पर्यटन जिसका आपने बड़ा जिक्र किया और जिसका पूरी दुनिया देखना चाहती है जम्मू कश्मीर को, जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके भी मन में रहता है कि हम जाएं, धार्मिक लिहाज से भी, क्योंकि वहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहां अमरनाथ जी हैं, इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट कई सारे हैं, वहां सारे लोग जाना चाहते हैं। और ग्राफ अगर आप बात करें तो 2020 में कुल 34 लाख लोग गए थे और अब वो संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। 2 करोड़ 11 लाख के करीब पिछले साल थे, इस साल उससे भी आगे निकल जाने वाले हैं। तो क्या ऐसा जो नई सरकार बनेगी, एक उसके मन में क्या ये फीलिंग आ सकती है कि भाई केंद्र के निर्देशन में जो एलजी ने सरकार चलाई है उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और हम इससे बेहतर कुछ करके दिखाएं, क्योंकि लोग हमारे हैं और हम उसकी बात करते हैं, तो हमारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई कंपटीशन की भावना आ सकती है? क्या एक पॉजिटिव, एक इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो सकता है? क्या क्या आपको ऐसा लगता है इस रिजल्ट के बाद? निश्चित तौर पे लगता है। सिर्फ एक ही कंफर्टेशन का है कि पूर्ण रूप से स्टेट हुड नहीं है, तो वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। लगता है कि आने वाले समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल। यशपाल जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। यशपाल जी, क्या उम्मीद है नई सरकार से? क्या उम्मीद है, किस तरह की सरकार आप देखना चाहते हैं? जी वात्सल्य जी, बेसिकली क्या है कि कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है और जम्मू की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है। तो जम्मू कश्मीर, 2 रीजन है, दोनों एक डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़े हैं। दोनों चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो जम्मू और कश्मीर दोनों को एक समान सूत्र में बांधे। हमेशा जम्मू के साथ, चाहे पिछली जितनी भी सरकारें रही, तो जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव रहा है। जम्मू की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है और कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा जताया है। जम्मू की जनता भी चाहेगी कि हमें भी एक बराबर हिस्सा और बराबर हिस्सेदारी मिले और जम्मू के लोगों का जो रोजगार का है, जम्मू के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और कश्मीर के लोग जो है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। नहीं, ये आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। जम्मू के लोगों ने भले ही सीटें ज्यादा बीजेपी को जिताई हैं, लेकिन जम्मू रीजन में अगर आप देखेंगे 43 सीटें आती हैं, 43, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 29 सीटें जीती हैं। बाकी सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उसको भी मिली है, 6 से ज्यादा सीटें मिली हैं, निर्दलीय भी कुछ एक जीते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। और वैसे भी मैंने सुना है हमेशा जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं
लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें होती हैं, क्योंकि सरकार जम्मू के लिए अलग और घाटी के लिए अलग नहीं बनने जा रही है, पूरे जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए एक सरकार बनने जा रही है। और हमने ये सुना है, अच्छे नेताओं को सुना है, लोकतंत्र में आस्था रखने वालों को सुना है कि वो ये कहते हैं कि चुनाव में जिसने हमें वोट दिया है उसका भी और जिसने नहीं दिया है हम उसका भी ख्याल रखेंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सरकार गठन के पहले ही कोई बायसनेस की उम्मीद मत लगाइए। आप ये मुझे बताइए कि आप उस पूरे प्रदेश के निवासी हैं, आप जम्मू क्षेत्र में भले ही रहते होंगे लेकिन आपकी नजर घाटी पे भी रहती होगी। जैसे हम यहाँ नोएडा में बैठे हुए हैं तो बनारस भी हमारे लिए उत्तर प्रदेश की शहर उतना ही प्रिय है, इलाहाबाद भी उतना ही प्रिय है, मथुरा, आगरा और मेरठ भी उतने ही प्रिय हैं। हम उसको क्षेत्र क्षेत्र को फर्क नहीं कर सकते। इसी तरह आप पूरे प्रदेश को चुनाव के दौरान आप ये देख सकते हैं, लेकिन सरकार तो ओवरऑल बनेगी। आप ओवरऑल सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल, स्पष्ट सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप उसी प्रदेश के रहने वाले हैं। ओवरऑल सरकार से हम ये उम्मीद करना चाहते हैं कि दोनों हितों को एक बराबर हिस्सों में बांटा, दोनों हितों को एक बराबर नजरिए से देखा जाए और एक डेवलपमेंट के रास्ते से सरकार चले। अब अब जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। ये पहली बार इलेक्शन होने हुई है कि एक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेखौफ होके अपना मत का दान किया है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही हम जो नई सरकार बनने जा रही है उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास ये मान के चलें और जम्मू कश्मीर को एक नई गति दें। मैं नई सरकार से ये उम्मीद करता हूं। डॉक्टर साहब, मंगल का दिन है, बातचीत हमारी आपसे हुई और मैं एक बस चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने जलेबी मंगाई थी, हरियाणा के लिए दिल्ली में भी आई थी, हरियाणा में भी आई थी, वो कांग्रेस का मुंह मीठा नहीं कर पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थितियां बेहतर हुई, अच्छी हुई। इंडिया अलायंस पर क्या कोई असर इन नतीजों का होगा? कैसा असर होगा? क्या कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि आने वाले दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम बात करेंगे बाद में कि झारखंड में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब जल्दी ही इन दोनों राज्यों में भी चुनाव की तारीखें घोषित होंगी, वहां चुनाव की सरगर्मियां शुरू होंगी। लेकिन आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए क्या है, क्योंकि कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत नहीं मिला और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें मिली। तो कांग्रेस के लिए आज का दिन, इंडिया अलायंस के लिए आज का दिन कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, कितने खुशी के पल, कितने निराशा के पल, कितने जलेबी खाने के मौके आगे मिलेंगे? देखिए वात्सल जी, जो दूर दूर हैं उनकी नजर में हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए मंगल है। ये जरूर बात है कि वहां के लोग जो उम्मीद कर रहे थे, कोई सीएम बनने वाले थे, कोई मिनिस्टर बनने वाले थे, उनके आशा पर पानी फिर गया। आप गौर कीजिएगा, 6 सीट कांग्रेस वहां पर ज्यादा जीती है पिछले बार की अपेक्षा। हालांकि बीजेपी भी 7 सीट ज्यादा जीती है, लेकिन कांग्रेस भी 6 सीट ज्यादा जीती है। तो मंगल ही है। हाँ, उम्मीद। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर दोबारा आप कांग्रेस के सिंपैथाइजर इसीलिए कहलाते हैं, स्वतंत्र पत्रकार होने के बावजूद। अगर आप 99 रन पर आउट हो जाते हैं ना, तो वो आपके शतक में काउंट नहीं होता है। बल्ला उठाने का मौका आपको 100 रन बनाने पर ही मिलता है क्रिकेट में। इसी तरह अगर आप जहां, जैसे अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, 272 से आप पीछे रह जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सवाल पूछे गए तो इसीलिए क्योंकि 240 पर गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की रुक गई और यहां तो कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि 25 सीटों से ज्यादा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। उस लिहाज से अगर आप प्रदर्शन देखेंगे, तीसरी बार जीतने के रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे, तो प्रदर्शन कांग्रेस का अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कितना मंगल है, कितना नहीं है। लेकिन मैं उस विस्तार में केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, कि जम्मू कश्मीर में भी
जैसी उम्मीद लगाई गई थी वैसा कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं रहा। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे बढ़कर इज्जत बचा ली है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए निष्पक्ष चीजें बताइए, क्योंकि इसी तरह मंगल मंगल कह के पार्टी का तो बैंड बज गया है। क्योंकि 4-6 प्रवक्ता दिल्ली में बैठ जाते हैं, हवा बदलने की बात करते हैं, हवा बनाते हैं, और मालूम पड़ता है बाद में ईवीएम और चुनाव आयोग का रोना रोते हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा इन दोनों राज्यों में हुए चुनाव को लेकर किसी ने सवाल नहीं उठाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ने सवाल नहीं उठाया, पीडीपी ने सवाल नहीं उठाया, और वहां बैठ के ये 5-6 प्रवक्ता अपनी पोस्ट को जस्टिफाई करने के अलावा क्या करते हैं? किसी तरह पैसिफाई चीजों को हल करते तो वो ज्यादा स्थिति होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक रियल तस्वीर जनता के सामने, कांग्रेस को चाहने वालों के सामने, इंडिया अलायंस के सामने रखी जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो। आम आदमी पार्टी को भले ही 2% से कम वोट मिला हरियाणा में, लेकिन ये 2% वोट कई सीटों पर बड़ा मायने रखता है। एक अलायंस बनाने की कोशिश नहीं होने दी गई, लास्ट मौके तक कोशिश की गई। आज अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर तंज भी किया है कांग्रेस पर। इसीलिए एक रियलिस्टिक पिक्चर की अगर बात की जाए, क्योंकि आने वाले समय में कई और मुश्किल इम्तिहान देने हैं डॉक्टर साहब। देखिए वात्सल जी, रियल तस्वीर तो इलेक्शन कमीशन काउंटिंग करके सामने ला दिया सबके। अब इफ बट उसमें नहीं है। ये बात जरूर है कि जो ऑब्जर्वर लोग थे, एग्जिट पोल करने वाले जो थे, उन लोग के भी नजर में जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसी तरह आम कार्यकर्ता के भी नजर में जो था पहले से उम्मीद, वो नहीं हो पाया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 18 सीट जीत पाएगी जम्मू डिवीजन में, लेकिन नहीं हो पाया। ये अलग बात है। बीजेपी भी तो उम्मीद कर रही थी। जो हुआ आज की तारीख में, उसका क्या असर, आगे क्या असर होगा? सच पूछिए तो होना ये चाहिए कि आप जैसे पार्टियों से और बिहार में आरजेडी जैसे पार्टियों से कांग्रेस को अलग हट करके इंडिपेंडेंट रोल करना चाहिए। कोई सरकार बनाने की दिक्कत नहीं है, बने चाहे जिसकी सरकार बने, इनको अकेले चलना चाहिए। इसलिए कि अगर कोई बेईमानी चोरी करता है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ता है, और न करने के बावजूद उसी पर यह सब तोहमत होता है। अब शराब घोटाला यहाँ अकेले चलने में आप दिक्कत समझ रहे हैं कांग्रेस की? हरियाणा में अकेले चलने की दिक्कत यह है कि कांग्रेस आपस में ही, कुमारी शैलजा का एक रास्ता, रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक रास्ता, हुड्डा साहब का एक रास्ता, एक पार्टी के अंदर यहाँ 5 पार्टी चलती है। आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन करें या ना करें, इतनी गुटबाजी है। 10 साल से सत्ता से बाहर होने के बाद इतनी गुटबाजी है। मैं मुद्दे का सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो नतीजे हैं वो नतीजे रियलिस्टिक हैं, सामने आ चुके हैं। अब ये बताइए कि आज की तारीख में अगर कोई निष्पक्ष आदमी एनालिसिस करे तो वो क्या समझे? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इंडिया अलायंस कांग्रेस की पहल पर ही हुआ। कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया लेवल पर एक अलायंस बने, क्योंकि अकेले कांग्रेस के लिए कोई दम में नहीं है कि 1-2 राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो किसी राज्य में कांग्रेस अकेले दम पर कुछ नहीं कर पा रही है। आज की सच्चाई ये है। तो आप दोनों ही स्थिति में बताइए, इंडिया अलायंस, चलिए आप कांग्रेस की बात छोड़ दिए, इंडिया अलायंस के लिए आज के दिन की क्या अहमियत है? इंडिया अलायंस के लिए मैसेज है हरियाणा का चुनाव। इंडिया अलायंस का जो मेन पार्टनर है उसके प्रमुख नेतृत्व को सख्ती से निर्णय लेना चाहिए। आप तहकीकात करवाइए, हालात क्या है, लेकिन निर्णय ऊपर से थोपिए, छोड़िए मत वहां के लोगों को स्वतंत्र। नहीं तो जो नतीजा हुआ हरियाणा में, आगे दूसरे जगहों पर भी वही होगा। तो इंडिया अलायंस तो ठीक है, ये चुनाव अलायंस हो नहीं पाया हरियाणा में वात्सल जी। दिल्ली में तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया आप कि केवल पार्लियामेंट के चुनाव तक था। छोड़ दीजिए, आप जम्मू कश्मीर के लिहाज से बता दीजिए। जम्मू कश्मीर में तो अलायंस हो गया, वहां तो कांग्रेस की स्थिति 6 सीटों के साथ बहुत दयनीय रही है, लेकिन ईमानदारी से अलायंस निभाया लोगों ने। हाँ, अलायंस पार्टनर ने कांग्रेस को बूस्ट अप दिया है। तो ये एक मैसेज भी है कांग्रेस के लिए कि अकेले वाली स्थिति अब कांग्रेस के लिए नहीं रहने जा रही है। अलायंस पार्टनर जहां मजबूत है वहां शायद कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए।
डॉक्टर साहब कांग्रेस को बड़ा अंदर से जानते हैं, इसलिए कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं कांग्रेस की स्थिति और परिस्थितियों को लेकर। लेकिन कांग्रेस के लिए सच माना जाए तो बहुत दिन जो हवा बनाने के दिन थे, योगेंद्र यादव की बात को मैं दोहराना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में वापसी करने जा रही है, उसकी हवा है या आंधी है या सुनामी है ये पता चल जाएगा। लेकिन असल में कांग्रेस की तो हवा निकल गई, हवा जनता पार्टी की थी। कांग्रेस को शुक्रिया कहना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का, जिन्होंने वहां पर स्थितियां संभाली। इंडिया अलायंस भी स्कोर को 1-1 करने में बराबर रहा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू से आगे नहीं बढ़ पाई। घाटी में काफी काम कराने के वादे दावे और जमीन पर जो स्थितियां दिखती हैं उसके बावजूद घाटी में कमल नहीं खिल पाया। तो दोनों पार्टियों के लिए कहीं खुशी कहीं गम है। थोड़ा अफसोस जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होगा जम्मू कश्मीर में, जहां उनके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार गए। 29 सीटों से ज्यादा की वो उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र में ही 43 सीटें, अगर 4-5-6 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ले आती तो जम्मू कश्मीर में भी तस्वीर कुछ और हो सकती थी। उसी तरह कांग्रेस भी अफसोस करेगी कि हरियाणा में बड़ी उम्मीदें थी, उसी उम्मीदों के दम पर जलेबियां मंगाई गई थी, लेकिन वो जलेबियां मंगाई कांग्रेसियों ने, खाई भारतीय जनता पार्टी ने। तो स्कोर 1-1 से बराबर रहा। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आप लंबी यात्रा करने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से यशपाल शर्मा आप जुड़े, आपने वक्त दिया, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में जो आप लोगों ने देखा, और आप ही हमारी भी ताकत है, इस देश की भी ताकत है, और जनता ही जनार्दन है, वही तय करती है ये दिन।